हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद तिवारी आपको आज ऑर्गेनिक में जो आपके 12 का पहला चैप्टर है एल्की हैलाइड या आप उसको बुलाते हैं हेलो एल्कीन, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्कीन या एल्की हैलाइड। हेलो एल्कीन या आप कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला हम लोग सिंपली लिखते हैं RX, जहाँ पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है लेकिन जनरली जो एल्किल फ्लोराइड एल्की हैलाइड्स होते हैं उनमें फ्लोरीन कंपाउंड कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि फ्लोरीन कंपाउंड को बनाना भी मुश्किल है और साथ साथ इनमें कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत छोटा होता है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर जो एल्किल फ्लोराइड में हम लोग केसेस लेते हैं वो एल्किल क्लोराइड के, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के। पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ लें, इनका वर्गीकरण पढ़ लें कि किस प्रकार से इनको क्लासीफाई किया गया है। देखिए, सबसे पहले होते हैं एल्किल मोनोहैलाइड। एल्किल मोनोहैलाइड जिनका जनरल फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो एक्चुअली एल्किल मोनोहैलाइड का ही है, RX से। इट में बी RF, RCl, RBr और RI। ठीक है, अभी मैंने कहा कि फ्लोरीन कंपाउंड कंसीडर नहीं करते, लेकिन है तो एल्किल हैलाइड ही। तो जब हमको इनका टाइप या एग्जाम्पल बताना होगा तो हमको इनको शो करना पड़ेगा। अब देखिए, जो एल्किल मोनोहैलाइड हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी एल्की हैलाइड, सेकेंडरी एल्की हैलाइड, टर्शियरी एल्की हैलाइड और क्वाaternary एल्की हैलाइड्स। ये हमें क्लासीफाई करना बहुत ढंग से आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन होंगे, रिएक्टिविटी इन SN1, रिएक्टिविटी इन SN2, रिएक्टिविटी इन एलिमिनेशन, ठीक है, इन सब में आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन से हैलाइड प्राइमरी हैं, कौन सेकेंडरी हैं और कौन से टर्शियरी हैं, तभी आप ये सब चीज़ें देख पाएंगे। तो पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं, कितना हाउ मैनी टाइप्स हैं, और दूसरी बात उनको कैसे हम बनाते हैं। देखिए, ये हमारे मेनली 3 टाइप्स के होंगे, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, प्रकार। ये 3 टाइप्स के होंगे और वो 3 टाइप्स क्या क्या हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होंगे प्राइमरी एल्की हैलाइड। ठीक है, और आपको देख के क्लियर मालूम होना चाहिए कौन सा हैलाइड प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। तो सबसे पहले हमारे हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक, या इनको हम यूँ भी लिखते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राइमरी बार बार लिखना पड़ेगा, तो अगर हम 1 डिग्री लिखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी हैलाइड। देखिए, जिन एल्की हैलाइड्स में हैलोजन का डायरेक्ट अटैचमेंट प्राइमरी कार्बन से होगा वो एल्की हैलाइड प्राइमरी एल्की हैलाइड्स में आएंगे, और इनका जनरल फॉर्मूला होगा RCH2X। और सर जी ये ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है ये प्राइमरी एल्की हैलाइड ग्रुप है। अगर ये ग्रुप कहीं भी आपको दिखाई पड़ता है CH2Cl, CH2Br, CH2I, मतलब वो प्राइमरी एल्की हैलाइड होंगे, बिकॉज दिस इज़ द प्राइमरी कार्बन। और एक बात और याद रखिएगा कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होगा, माने जिस कार्बन से हम हैलाइड को क्लासीफाई कर रहे हैं वो कार्बन अल्फा कार्बन भी कहलाएगा। तो जब भी आपसे कहें कि हैलाइड का अल्फा कार्बन, तो आप उस कार्बन के बारे में सोचिए जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है, जैसे हमको एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे मेथिल क्लोराइड। देखिए, मेथिल क्लोराइड का जो कार्बन है वो भी प्राइमरी होता है, लेकिन ये प्राइमरी की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसके बाद ही प्राइमरी माना जाता है। प्राइमरी कार्बन की डिफिनीशन आपने पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो जो अभी 11th में हम IPSC पढ़ाएंगे उनमें आप इसको आप देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, ऐसे आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, ऐसी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, आप जानते होंगे। प्राइमरी कार्बन आप उसको बोलते हैं जिस कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी पर कार्बन हो
रिमेनिंग 3 वैलेंसी पर कुछ और कोई भी और एटम या ग्रुप लगे हों वो कार्बन प्राइमरी होता है। मेथिल इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मेथिल के साथ जो 3 वैलेंसी उन पर हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी की डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन फिर भी प्राइमरी मानते हैं और इसको स्पेशली बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। तो मेथिल या मीथेन का कार्बन, क्या बोला, मेथिल या मीथेन का कार्बन जो है वो प्राइमरी माना जाता है और स्पेशल केस उसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। लेकिन आपको सुपर ऊपर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, इतना याद रखिए कि मेथिल कार्बन प्राइमरी होता है। दूसरा लिखा है जैसे एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, दिखाइए इसका भी जो अल्फा कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, मतलब ये प्राइमरी हैलाइड है। या जैसे लिखा हुआ है आपका बेंजिल आयोडाइड, इसका देखिए अल्फा कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी हैलाइड है। जैसे लिखा हुआ है एलिल ब्रोमाइड, देखिए एलिल ब्रोमाइड का ये अल्फा कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, मतलब हैलाइड कैसा है, प्राइमरी है। तो पहले हैलाइड होंगे प्राइमरी एल्केलाइड जिनमें ग्रुप पाया जाएगा CH2X, CH2Cl, CH2Br, CH2I या CH2F। अब देखिए दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे हमारे हैलाइड होंगे सेकेंडरी एल्केलाइड्स, इनको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्केलाइड्स, ठीक है। सेकेंडरी एल्केलाइड का मतलब है वो एल्केलाइड जिनका अल्फा कार्बन सेकेंडरी हो, मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है वो कार्बन सेकेंडरी होना चाहिए, तो वो हैलाइड सेकेंडरी होंगे। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, तो देखिएगा इसको, इनका जनरल फॉर्मूला हम यूँ लिखेंगे RCHXR। इस ग्रुप को देखिए, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड इट इज सेकेंडरी कार्बन, देयरफॉर इट इज सेकेंडरी एल्केलाइड। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए याद रखिएगा, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जैसा ये लिखा वैसा ये लिखा है, कोई अंतर नहीं दोनों में, ठीक है। बस उसको अरेंज करने का जो मेथड है वो अलग अलग है, जो ये है वही वो है। अगर आप ध्यान से देखें RCHXR ये भी है और RCHXR वो भी है। इसका जो अल्फा कार्बन कैसा है, ये अल्फा कार्बन है और ये सेकेंडरी है, तो हैलाइड कैसा हुआ, सेकेंडरी हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बहुत कॉमन सेकेंडरी एल्केलाइड जो आपको ज़्यादातर मिलेंगे, जैसे हम आपसे बात करें आइसोप्रोपिल क्लोराइड की, देखिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड का जो अल्फा कार्बन सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी एल्केलाइड है। यह लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका भी अल्फा कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, और हैलाइड कैसा है, सेकेंडरी है। जल्दी सर जी आप ध्यान रखना, जितने भी साइक्लिक हैलाइड्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर सेकेंडरी होते हैं। देखिए सेकेंडरी हैलाइड है, जब तक कि इस कार्बन के संग कोई और कार्बन की हम ब्रांच न जोड़ दें तब तक सेकेंडरी रहता है। तो रिंग से लगा हुआ हैलोजन हमेशा सेकेंडरी होता है। तो हमारे ख्याल से अब आप सेकेंडरी हैलाइड का कोई एग्जाम्पल है या कोई मालिक्यूल लिखा तो आप उसको देख करके पहचान लेंगे। अब आइए तीसरी बात करें। तीसरे हमारे होते हैं टर्शरी एल्केलाइड्स, टर्शरी एल्केलाइड्स, और इनको हम लिख सकते हैं 3 डिग्री एल्केलाइड्स। अब इनमें वही डिफिनीशन है कि जिन हैलाइड्स का अल्फा कार्बन टर्शरी होगा वो हैलाइड टर्शरी एल्केलाइड कहलाएंगे। और अल्फा कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट अटैच्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हमारे पास RCRRX, देखिए दिस इज अल्फा कार्बन and it is tertiary, therefore it is a tertiary alkylide। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें तो समझ में आए कि टर्शरी एल्केलाइड क्या होते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो नाम से पहले टर्शरी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हैलाइड टर्शरी है, तो नाम की शुरुआत में हमने इसका प्रीफिक्स क्या रखा हमने, टर्शरी। और चूंकि 4 कार्बन का है इसलिए बोला ब्यूटाइल, और चूंकि क्लोरीन लगा तो बोलेंगे क्लोराइड, तो बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका अल्फा कार्बन टर्शरी है। या जैसे लिखा हुआ है कंपाउंड हमारे पास ये, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये हैलाइड हमारा टर्शरी होना चाहिए। जैसे एक कंपाउंड ये लिखा हुआ है, क्या आपको समझ में आ रहा है हैलाइड टर्शरी होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसका जो अल्फा कार्बन है जिस पर हैलोजन लगा हुआ है
उस कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, ये 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच हैं, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कार्बन टर्शरी हो गया। अगर टर्शरी हो गया तो हैलाइड भी टर्शरी हो जाएगा। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड हो, अगर वहाँ पर कोई साइड चेन अटैच्ड है, तो जो ये कार्बन है ये कार्बन टर्शरी हो जाएगा, और ये भी एग्जाम्पल होगा टर्शरी एल्किलाइड का। तो बताइए एल्किल मोनोहैलाइड कितने प्रकार के हुए? तो आप कहेंगे प्राइमरी एल्किलाइड 1 डिग्री हैलाइड, सेकेंडरी एल्किलाइड 2 डिग्री हैलाइड, टर्शरी एल्किलाइड 3 डिग्री हैलाइड, और क्या आप बता सकते हैं क्या 4 डिग्री एल्किलाइड भी होगा? तो हम कहेंगे 4 डिग्री एल्किलाइड नहीं होगा, क्योंकि जरा समझिए मेरी बात को, ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज हैं। किसी कार्बन का प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके संग डायरेक्ट कितने कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। अगर इसके संग डायरेक्ट एक कार्बन लगा है और रिमेनिंग वैलेंसीज पर हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अगर इसकी 2 वैलेंसीज पर कार्बन है और रिमेनिंग वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अगर इसकी तीनों वैलेंसीज पर कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया। लेकिन जब आप क्वाटरनरी कार्बन की बात करेंगे, इसका मतलब वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पर कार्बन हो, तो अगर हम चारों वैलेंसीज पर कार्बन जोड़ देंगे तो क्या हैलोजन को जोड़ने की कोई जगह बचेगी? तो आप कहेंगे नहीं बचेगी। तो जब आप हैलोजन जोड़ ही नहीं सकते, इसका मतलब 4 डिग्री, ये कार्बन 4 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हैलाइड संभव नहीं है। ठीक है, तो समझ पाए हम लोग। तो पहले बात थी एल्किल मोनोहैलाइड। देखिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आपको इसमें ज़रा भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आगे आप कई चीज़ों में फंसेंगे। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं एल्किल डाइहैलाइड्स की। दूसरे हमारे टाइप हैं एल्किल डाइहैलाइड। इनकी नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नाम से इनको पहचान नहीं पाते हैं अगर, तो रिएक्शन में आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, या कोई अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो उसमें आपको वो स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा। आपको नाम से पहचाना पड़ेगा कि वो डाइहैलाइड कैसा है और ये भी पहचाना पड़ेगा डाइहैलाइड है कि नहीं। देखिए जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर बुक्स में 2 प्रकार के लिखे होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमारे होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग जेम डाइहैलाइड। जेम यहाँ शॉर्ट में लिखा है, जेम का मतलब जेमिनी, ट्विंस, जुड़वा, एक साथ रहने वाले। मतलब जिन डाइहैलाइड्स में 2 हैलोजन सेम कार्बन पर एक साथ होंगे वो हमारे जेम डाइहैलाइड्स होंगे, और इनका जनरल फॉर्मूला लिखा जाएगा RCH(X2). देखो ये जेम है, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं RCRX&X। वो कार्बन जिस पर 2 हैलोजन लगे हों, वो किनारे पर हो या कहीं बीच पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 हैलोजन सेम कार्बन पर एक साथ अटैच्ड हैं तो वो जेम डाइहैलाइड्स होंगे। ठीक है, अब इनकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है। इनका जो नाम है उसका जो तरीका है वो किया जाता है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। कभी कभी ये डाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे लिखा होगा इथाइलिडीन ब्रोमाइड। अब इथाइलिडीन ब्रोमाइड में डाई शब्द नहीं लगाया है। ये आपको अपने मन समझ में आना चाहिए। आईपीसी का नियम ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आईडीएनई शब्द लगा हुआ है, ये आईडीएनई शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ये डाइहैलाइड है और जेम है, जिसमें दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है CH3 CHBr2। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये डाइहैलाइड है? आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि 2 हैलोजन है। क्या ये जेम भी है? हाँ बिल्कुल जेम है, क्योंकि सेम कार्बन पर दोनों हैलोजन है। अगर ये डाइहैलाइड है और जेम है तो इसकी नेमिंग का तरीका होगा एल्काइलिडीन। सर जी इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये एल्क वर्ड है ये रूट कार्बन के नेम को बताता है। जो एल्क शब्द है, 2 कार्बन है तो एल की जगह एथ हो जाएगा, तो हो जाएगा इथाइलिडीन। अगर 3 कार्बन है तो एल की जगह प्रोप हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी प्रोपाइलिडीन। एल्क अगर ये 4 कार्बन का है तो एल्क ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटाइलिडीन। तो जब भी आपको नाम करना हो तो स्पेलिंग पूरी यही रखेंगे, बस जो एल्क शब्द है इसको हटा करके जितने कार्बन हो उतने कार्बन की नेमिंग कर देंगे। जैसे बताइए, अब आप बताइए कितने, इसका नाम क्या होना चाहिए?
तो आप कहेंगे सर जी इसमें 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन का एल्क होता है एथ, तो अगर हम यहाँ एथ लगा दें तो उसका नाम निकल आएगा, तो नाम इसका होगा ETH, ये तुमने रखा एल की जगह, आगे सब वही रहेगा YLIDNE, YLIDNE, तो नाम क्या हुआ इथाइलिडीन। और चूँकि 2 ब्रोमीन, चूँकि जेम है तो हम लिखेंगे डाई ब्रोमाइड। ये नाम सही है, या अगर ये नाम दिया तो भी सही है, इथाइलिडीन। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें कभी भी आपको यहाँ डाई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ये मानते हैं कि अगर आपने आइडेनी शब्द देख लिया तो आपको आना चाहिए कि ये डाई हैलाइड है और जेम है, तो बोलेंगे इथाइलिडीन ब्रोमाइड। दोनों नाम सही हैं। ये देहाती नाम है, ये शहर वाला नाम है, इसमें आप डाई शब्द लगा रहे हैं, लेकिन एडवांस IPSC कहता है कि जब जेम के साथ आइडेनी शब्द इस्तेमाल हो तो आप अगर डाई शब्द नहीं लगाएंगे तो भी वो चीज़ सही रहेगी। तो चलिए 1-2 नाम बताइए हमको और कि आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ये एक कंपाउंड ये लिखा हमने CH3 CH2 CHCl2। अब जरा इसका नाम बताइए कि आपके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए। क्या आप पहचान पा रहे हैं? जेम है, जेम है क्योंकि 2 हेलोजन सेम कार्बन पर हैं, तो अगर जेम है तो इसका नाम एल्काइलिडीन होगा। इसमें एल्क शब्द क्या हुआ? एल्क वर्ड होगा प्रॉप, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप बुलाते हैं, तो नाम क्या हुआ प्रोपाइलिडीन। ठीक है, क्लोराइड, आप डाई क्लोराइड भी लिख सकते हैं, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड या प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। तो हमारे ख्याल से अब आपको जेम समझ में आ जाएगा, आप जेम को पहचान लेंगे। अब इसके बारे में और बात करेंगे जब एरोमेटिक पढ़ाएंगे इसी में क्लोरोबेंजीन, वहाँ हम आपसे जेम के बारे में बहुत बात पूछेंगे। अगर आपको इतनी बात मेरी याद है तो आप वो बात बता पाएंगे हमको, इसलिए अब इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरे हमारे होते हैं विस डाई हैलाइड। देखो यहाँ जो विस शब्द है शॉर्ट में लिखा है, विस का मतलब विशनल, एडजेसेंट, नेबरिंग, पड़ोसी, अगल बगल वाले, कुछ भी आप बुला सकते हैं। माने जिन डाइहैलाइड्स में 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन्स पर होंगे, अगल बगल वाले कार्बन पर होंगे, दे आर कॉल्ड विस डाइहैलाइड। और इनका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है? इनका लिखा जाता है RCHX और CH2X। बताइए क्या ये 2 हैलोजन अगल बगल हैं? अगल बगल का मतलब है अगर आप IPSC नंबरिंग करें तो 1-2 पोजीशन आएगी। तो चूंकि जब 2 हैलोजन 1-2 पोजीशन पर होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, तो उनको हम बुलाएंगे विस डाइहैलाइड। अब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है? इनकी नेमिंग का तरीका होता है एल्काइलीन। अब यहाँ पर हम डाई शब्द कंपल्सरी लगाते हैं, एल्काइलीन डाई हैलाइड। देखो जेम में हम डाई ना लगाएं तो भी काम चलेगा, लेकिन जब विस की नेमिंग होगी तो आपको डाई लगाना पड़ेगा, नहीं तो नाम गलत माना जाएगा। एल्काइलीन डाइहैलाइड। और सर जी वही बात है, यहाँ जो एल्क वर्ड है वो रूट कार्बन को बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड जो लिख रहे हैं, इसका क्वेश्चन आपके यहाँ कई बार पूछा गया है। जैसे ये कंपाउंड लिखा है हमारे पास, हमको इसका नाम करना है, तो बताइए क्या ये क्या डाइहैलाइड है? बिल्कुल है, 2 हैलोजन है। क्या ये जेम है? नहीं, जेम नहीं है। जेम में तो 2 हैलोजन सेम कार्बन पर होते हैं। क्या ये विस हो सकता है? बिल्कुल विस है। क्यों? क्योंकि हैलोजन अगल बगल हैं। अब कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। 2 कार्बन के एल्क शब्द क्या होता है? एथ। तो यहाँ एथ शब्द लगा दीजिए और स्पेलिंग पूरी वही रखिए, तो हो जाएगा ETHYLENE, इथाइलिन। और 2 ब्रोमीन हैं तो डाई ब्रोमाइड, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। तो भक्तजनों, क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई? तो चलो एक अगर समझ में आई है तो एक कंपाउंड नाम और बता दीजिए। अभी बहुत कठिन बात आपसे हम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो आज हमारा आपका पहला दिन है, पहली मुलाकात है, मतलब मुलाकात है। और जब आप हमारी बात ठीक समझने लगेंगे तब हम कुछ स्तर से ऊपर के प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, अभी आप पहले बेसिक समझिए, क्योंकि बिना ABCD पढ़े हम XYZ नहीं सीख सकते। बताइए क्या सर जी ये डाइहैलाइड है? क्या ये जेम है कि विस है? आप कहेंगे विस है। अगर विस है तो नेमिंग का तरीका क्या होगा?
एल्कालीन, जिसमें एल्क शब्द क्या बताएगा, रूट कार्बन को, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, तो रूट नेम क्या हुआ, प्रोप, तो प्रोप, और आगे स्पेलिंग वही रहेगी क्या, YLENE, YLENE, तो नाम क्या हुआ, प्रोपाइलीन, और आगे हो गया डाई क्लोराइड। तो भक्तजनों, पहला टाइप क्या था डाइहाइलाइड में, जेम, दूसरा क्या था, विस। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं आपसे। ये तीसरा टाइप आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर आप आईटी क्वेश्चन देखेंगे, जेई क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कुछ रिएक्शंस में आपको ये मिलेंगे, ठीक है, जहाँ साइक्लाइजेशन कराएंगे, माने ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड बनवाएंगे, वहाँ इनका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पहचान में आना चाहिए। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले बताए। तीसरे होंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये ओमेगा वही है जो आप इस्तेमाल करते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा साइन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, वही है ये अल्फा ओमेगा। देखो, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड को बोलते हैं टर्मिनल डाइहाइलाइड्स। क्या बुलाते हैं, टर्मिनल डाइहाइलाइड, जो आपको ना लिख लेना अपनी कॉपी में, टर्मिनल डाइहाइलाइड्स। टर्मिनल का मतलब होता है किनारे किनारे, मतलब अगर किसी डाइहाइलाइड में 2 हैलोजन फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर हैं तो उनके पहले प्रेफिक्स क्या लगता है, अल्फा ओमेगा लगता है। नाम से पहले अगर अल्फा ओमेगा लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ जो हैलोजन्स हैं वो किनारे किनारे पर होंगे। तो इनका जनरल फॉर्मूला ये होगा, जैसे इनको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, CH2X, CH2N और CH2X। यहाँ पर N की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर N की वैल्यू आप यहाँ 0 कर देंगे तो 0 कर देने पर ये ख़त्म हो जाएगा और CH2 आपस में जुड़ जाएंगे और ये विस बन जाएगा। और आपको अगर रखना है इसको अल्फा ओमेगा तो स्टार्ट हो कहाँ से, 1 से, या 1 से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH2Br, CH2Br। भक्तजनों, ये बताइए क्या आपको ये डाइहाइलाइड दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर जी दिखाई पड़ रहा है, डाइहाइलाइड है ये। अच्छा, क्या जेम है? नहीं, जेम नहीं है, क्योंकि हैलोजन सेम कार्बन पर नहीं है। क्या विस है? नहीं, विस भी नहीं है। विस का मतलब 1-2 पोजीशन, तो इसका मतलब जेम भी नहीं, विस भी नहीं, तो अल्फा ओमेगा होगा। क्या हैलोजन किनारे किनारे पर हैं? अगर आप नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट पोजीशन पर और ये थर्ड पोजीशन पर, तो इसका नाम हम कर सकते हैं अल्फा ओमेगा, ठीक है, डाई ब्रोमोप्रोपेन या प्रोपाइल डाईब्रोमाइड, प्रोपाइल डाई ब्रोमाइड, अल्फा ओमेगा प्रोपाइल डाईब्रोमाइड। और आईपीएसएनएम करेंगे तो क्या करेंगे, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। भक्तजनों, क्या इतना समझ पाए? तो पहले तो हमने बात की आपसे मोनोहाइलाइड की, जो 3 प्रकार के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर हमने बात करी डाइहाइलाइड की, वो भी 3 प्रकार के थे, जेम, विस और अल्फा ओमेगा। अब आइए कुछ थोड़ी सी बात करें उन हैलाइड्स की जिनमें अनसैचुरेशन होता है, असंतृप्तता होती है। देखिए, जिन हैलाइड्स में अनसैचुरेशन होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बात हम आपसे नहीं करेंगे, उसके केसेस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड वाले इंपॉर्टेंट हैं। उनके 2 टाइप होते हैं। एक वो अनसैचुरेट हैलाइड जिनका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, माने उस पर डबल बॉन्ड अटैच ना हो, और एक वो असंतृप्त हैलाइड जिनका अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। जरा देखिए, बात समझिएगा, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है। अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब आपके अगल बगल से निकल जाएगा और क्वेश्चन में आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स की, असंतृप्त एल्किल हैलाइड्स की, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा अनसैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स। इससे पहला टाइप होगा उन हैलाइड्स का जिनमें, जैसे ये लिखा हुआ, देखिए ज़रा क्या क्या खूबसूरती है इसके अंदर। देखिए, इसमें अनसैचुरेशन है, एल्कीन बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, माने हैलाइड कैसा है, असंतृप्त है।
लेकिन खास बात क्या है, इसका जो अल्फा कार्बन है वो सैचुरेट है और sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैसे होते हैं sp3, डबली बॉन्डेड कार्बन कैसे होते हैं sp2, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है sp। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एलिल हैलाइड्स। एलिल हैलाइड्स, सर जी हैलाइड्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे ये सब देखिए जितने लिख रहे हैं ये सभी हैलाइड्स में आएंगे। जैसे पहला लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। एक बात और अगर आप याद रख पाएँ, ऐसे आपको ये बात कक्षा 11 में 11th क्लास में आपको एल्कीनें बताई गई होगी, किसी भी कंपाउंड में डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्या बोला हमने, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एल्कीन कंपाउंड में डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एलाइलिक कार्बन भी कहलाता है। तो यहाँ जो ये अल्फा कार्बन है इसको एक नाम और दे सकते हैं, एलाइलिक कार्बन। जब भी आपसे बोला जाए कि एलाइलिक कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप तुरंत देखिए क्या उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के बगल में क्या कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सैचुरेट कार्बन है, मतलब वो एलाइलिक कार्बन है, तो एलिल हैलाइड में आएगा। उस पर अगर हेलोजन लगा होगा, देखिए दिस इज द एलिल हैलाइड, इसको बोलेंगे हम लोग एलिल क्लोराइड। ये कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए हम जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो सभी एलिल कंपाउंड में आएंगे। जैसे देखिए आप बताइए ये एलिल कंपाउंड में क्यों आएगा, जैसे कंपाउंड ये लिखा हुआ है, बताइए एलिल हैलाइड में क्यों आएगा। जो देखिए ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं है, आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी अप्रोच बहुत फास्ट हो जाएगी। और आप चीज़ें रट रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल रट रहे हैं, इसको रट लेंगे काम चल जाएगा, तो कंपटीशन आप एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, कंपटीशन लायक आप नहीं होंगे। बताइए एलिल क्यों है, मैंने भी आपको बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, गला बैठ गया मेरा, कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, माने एल्कीन बॉन्ड होता है, उसके बगल वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन। बताया भी हमने एलाइलिक कार्बन होता है, और उस पर अगर हेलोजन लगा है मतलब ये स्ट्रक्चर, ये जो स्केलेटन आ गया ये एलिल कंपाउंड का आ गया, मतलब ये टाइप है एलिल हैलाइड का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और देखिए लिख रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि क्या ये टाइप एलिल हैलाइड में आएगा, जैसे ही लिखा हुआ है, क्या बता सकते हैं कि ये एलिल हैलाइड में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये एल्कीन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बगल वाला कार्बन जिसको आप अल्फ़ा बुलाते हैं वो अल्फ़ा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और उस पर हेलोजन लगा है, माने ये स्केलेटन जो आ रहा है, ये ढांचा जो आ रहा है इसके अंदर इतना जो पार्ट है ये एलिल ग्रुपिंग का है, तो ये एलिल हैलाइड हो गया। ठीक है, तो क्या आप एलिल हैलाइड को पहचान लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक हेलोजनेशन, और आप अगर एलाइलिक कार्बन को नहीं पहचानते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के एलाइलिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे इतनी कहानी बताई, नहीं तो केवल इसी कंपाउंड से काम चला देते आपका। ये फेमस कंपाउंड है एलिल क्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर कई लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक्सटेंशन याद होने चाहिए, समझना चाहिए कि एलिल ग्रुपिंग जनरेट कैसे होती है, किन ग्रुपिंग को हम एलाइलिक ग्रुपिंग बुलाते हैं। ठीक है, अब आइए, और ज़्यादा हम इसमें नहीं चलेंगे, कुछ चीज़ें और हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। अब आइए दूसरे टाइप, बी टाइप। बी टाइप में वो कंपाउंड आएंगे जिन कंपाउंड का अल्फा कार्बन माने जिस पर हेलोजन अटैच्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उसमें इसमें अंतर है। देखिए इसमें जिस पर हेलोजन लगा है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। लेकिन यहाँ जो अल्फा कार्बन कैसा है, sp2 है, क्योंकि डबली बॉन्डेड है। दीज आर कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड, जिसका एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है जो हम लोग पॉलीमराइजेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, विनाइल क्लोराइड।
लेकिन केवल विनाइल क्लोराइड से काम नहीं चलेगा, आपको विनाइलिक पोजीशन आनी चाहिए कि ये कंपाउंड विनाइलिक होगा। जैसे देखिए ये कंपाउंड बहुत फेमस है, जैसे लिखा हुआ ये, इसको बोलते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, बताइए क्या सर जी ये विनाइल ग्रुपिंग है? एल्कीन बॉन्ड का अगर कार्बन अल्फा कार्बन बन जाए, माने उस पर क्या जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए, तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये विनाइलिक ग्रुपिंग कहलाएगी। और ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कहलाता है विनाइल क्लोराइड। कुछ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं जिनमें विनाइलिक ग्रुपिंग होती है, नाम तो उनका अलग निकलेगा। अगर आप विनाइल क्लोराइड की बात करेगा तो आप ये कंपाउंड केवल याद रखिए, लेकिन कुछ कंपाउंड स्ट्रक्चर लिख रहे हैं जिनमें विनाइलिक ग्रुपिंग होगी और वो विनाइलिक हैलाइड के टाइप में आएंगे। जैसे बताइए क्या ये कंपाउंड जो लिखा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड विनाइलिक हैलाइड है? कैसे है? देखिए जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वही कार्बन अल्फा बन गया, उस पर हेलोजन लगाया, माने इतनी ग्रुपिंग क्या हो गई, विनाइलिक ग्रुपिंग हो गई। या जैसे लिखा हुआ है, क्या बताइए ये विनाइलिक ग्रुपिंग है, CH3 CH डबल बॉन्ड Cl CH3, क्या ये विनाइलिक ग्रुपिंग है? बिल्कुल है। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वही कार्बन हेलोजन को अटैच करा, माने अल्फा बना, और कैसा है ये, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो मैंने आपको कई सारे हैलाइड्स उनके टाइप बताए, आप इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म के जो क्वेश्चंस होंगे, उनके जो एप्लीकेशंस होंगे, उनको करना आपको आसान होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात समझिएगा ज़रा। अब देखिए थोड़ी सी बात करेंगे आपसे हम आइसोमेरिज्म की, समवेता की, आइसोमेरिज्म की। ऐसे आपको ये 11th में आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाई जाती है और आपको बताया जाता है कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती, क्या होता, उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वो तो 11th क्लास में हम थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे, तो आप अगर चाहें तो 11th क्लास के वीडियो में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा बात कर रहे हैं कि हैलाइड्स के अंदर कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, कौन से नहीं। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं, आपसे कहेंगे एल्केलाइड डू नॉट शो, एल्केलाइड इसमें प्रदर्शित नहीं करेगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इस तरह आपको ऑप्शन बना के देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कौन से आइसोमर्स बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते, ठीक है। तो सर जी जो एल्केलाइड्स हैं दे शो चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो एल्केलाइड्स हैं वो चेन आइसोमर्स बनाते हैं और पोजीशन आइसोमर्स बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाते मेटामर्स, टाटोमर्स, ठीक है, बट डू नॉट शो क्या क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। ना तो ये बनाएंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बनाएंगे, मेटामर्स नहीं बनाएंगे और टाटोमर्स नहीं बनाएंगे। तो हमको पहले तो याद रखना चाहिए कि कौन कौन से आइसोमर्स बनाते हैं, चेन बनाते हैं और पोजीशन बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था एम्स ने, कह रहा था द स्मॉलेस्ट एल्केलाइड। अब देखिए नेमिंग की बात आ जाएगी भाई, जो भी आपने पढ़ी है उसमें ऑप्शन नाम दिए हुए हैं, आप नाम से स्ट्रक्चर नहीं पहचानते हैं तो ये क्वेश्चन आपने, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट एल्केलाइड कैन शो आइसोमेरिज्म। उसने ये नहीं कहा चेन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, कहेगा कोई भी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, वो स्मॉलेस्ट एल्केलाइड बताइए। द स्मॉलेस्ट एल्केलाइड विच कैन शोज आइसोमेरिज्म इज जेम डाइहैलाइड विच कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। जेम या विस भी कह सकते हैं, जेम और विस डाइहैलाइड जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो। मतलब एग्जाम्पल हो सकता है इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड या हो सकता है इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो आप लिख सकते हैं, लिखिएगा स्मॉलेस्ट एल्केलाइड
स्मॉलेस्ट एल्किलाइड विच शोज आइसोमरिज्म इज क्या, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड या इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, और देखिए दोनों आपस में आइसोमर है, दोनों माल का फॉर्मूला सेम होगा। आप इसको यूँ ले सकते हैं CH3 Br2, उसमें ऑप्शन डाइब्रोमाइड दिया, इसमें डाई क्लोराइड भी हो सकता है लेकिन डाई आयोडाइड नहीं होगा। ठीक है, या CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये ऑप्शन दिया है वो भी करेक्ट है, ये दिया जाए ये करेक्ट है। दोनों एक्चुअली दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्यों दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं आपस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रोमीन की पोजीशन में अंतर है। यहाँ पर सेम कार्बन 2 ब्रोमीन, इसका नाम अलग निकलेगा, इसका नाम निकलेगा 1,1 डाइब्रोमोएथेन, जबकि यहाँ पोजीशन बदल जाएगी, इसको बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमोएथेन। ठीक है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट एल्किलाइड हैं जो आइसोमर्स शो करते हैं, अन्यथा 2 कार्बन का कोई भी हैलाइड आइसोमर्स नहीं बनाता। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एल्किलाइड विच कैन शोज पोजीशन आइसोमरिज्म, सबसे छोटा एल्किलाइड जो पोजीशन आइसोमर्स बनाएगा, तो आप कहिए सबसे छोटा एल्किलाइड जो पोजीशन आइसोमर बनाएगा, इट इज़ प्रोपाइल हैलाइड। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में, स्मॉलेस्ट एल्किलाइड विच कैन शो पोजीशन आइसोमरिज्म, द स्मॉलेस्ट एल्किलाइड which can shows position isomerism is propyl halide। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं C3H7X। जैसे C3H7X में हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं ले लिया CH3 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br, और इसका हमने आइसोमर बनाया CH3 CHBr CH3। आप बताइए पोजीशन आइसोमर्स क्यों हैं। देखिए ये बात हम आपको सलाह दे रहे हैं, माने अच्छा ना माने और अच्छा, सब लोग हर आदमी अपने मन से काम करता है। जब भी आपको आइसोमर्स में डिफरेंस करना हो तो हमेशा IUPAC नेम का मदद लीजिए। IUPAC नाम से अगर आप डिफरेंस करते हैं कभी गलत नहीं होगा आपसे। अगर आप कॉमन नेम से अगर डिफरेंस करते हैं तो गलती की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। जैसे देखिए आपको एग्जांपल दें, जैसे पूछा जाए कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आर, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आपस में हैं। अगर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड सार, अब देखिए ये भी नॉर्मल है और आइसो हैं, लेकिन कार्बन बढ़ गए तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। कौन, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन अगर आप यही काम अगर IUPAC नाम से करते तो कभी गलती आपसे नहीं होती। देखिए कैसे बता रहे हैं आपको, देखिए ये जो लिखा हमारे सामने, इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम है 1-ब्रोमोप्रोपेन, और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से ब्रोमीन की पोजीशन नहीं समझ, लेकिन नाम समझ में आ रहा है कि ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर होगा। जो सेकंड कंपाउंड लिखा हमारे सामने, आपके सामने मैंने ये इसका IUPAC नेम होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन, और इसका कॉमन नेम होगा जो मैंने अभी आपसे बोला, क्या, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या आप आइसो से पोजीशन का अंदाज लगा पा रहे हैं कि ब्रोमीन कहाँ होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड आर पोजीशन आइसोमर बिकॉज इट इज 1 ब्रोमो एंड इट इज 2 ब्रोमो। क्या समझ पाए हमारी बात। अब आइए
पूछा जाए स्मॉलेस्ट एल्केलाइड विच शोज चेन आइसोमेरिज्म, सबसे छोटा एल्केलाइड जो चेन आइसोमेरिज्म बनाता है, तो आप कहिए ब्यूटाइल हैलाइड। क्या बोले? ब्यूटाइल हैलाइड। एक पॉइंट लिखिएगा, स्मॉलेस्ट एल्केलाइड विच कैन ऑब्टेन्ड चेन आइसोमर्स, विच कैन ऑब्टेन चेन आइसोमर इज ब्यूटाइल हैलाइड, इज ब्यूटाइल हैलाइड। कैसे ब्यूटाइल हैलाइड? देखिए जरा, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं C4H9X, दिस इज ब्यूटाइल हैलाइड। अब देखिए बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान दें मेरी बात को। जैसे हम आपके साथ दो कंपाउंड लिख रहे हैं, बताइए आपस में क्या होंगे। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 Br, एक ये लिखा हुआ, दूसरा ही लिखा हुआ है CH3 CH2 Br। ये दो कंपाउंड लिखे हैं। हम नाम करें, नाम समझ में आ जाएगा। और नाम कौन सा करें? आईपीसी नेम करें। कॉमन नेम हमको धोखा दे सकता है, तो हम नंबरिंग करके देख लें। 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमीन पोजीशन क्या है? फर्स्ट। अच्छा, कॉमन नेम क्या होगा इसका? N नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका आईपीसी नेम करें, 1 2 3, आईपीसी नेम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम क्या हुआ? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। भक्तजनों, ये पोजीशन तो नहीं हो सकते, तो पोजीशन आइसोमेरिक स्थान समावयों की परिभाषा होती है द मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स। जबकि यहाँ देखिए, ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ भी फर्स्ट है, ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ भी फर्स्ट है। इसका मतलब अगर ब्रोमीन अपनी पोजीशन नहीं बदला, इसका मतलब पोजीशन नहीं होंगे, तो क्या होंगे? चेन। तो चेन की डिफिनेशन होती है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी पेरेंट चेन के साइज में, क्या बोला? पेरेंट चेन के साइज में या साइड चेन के साइज में अंतर हो। दे हैव डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन्स और साइड चेन्स। देखिए यहाँ पेरेंट चेन के साइज में अंतर है। यहाँ पेरेंट चेन जो मुख्य श्रृंखला है वो 4 कार्बन की है, जबकि यहाँ मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की रह गई। पेरेंट चेन का साइज चेंज हो गया, लेकिन हैलोजन की पोजीशन दोनों में क्या है? सेम है। तो हैलोजन की पोजीशन सेम होने से क्या नहीं हो सकते? पोजीशन। लेकिन पेरेंट चेन का साइज बदल जाने से क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। अब देखिए वही बात जो मैंने आपसे बोली थी उस समय कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड या नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड और आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आपस में क्या है? ये आपस में पोजीशन है कि उनका आईपीसी नेम बदल रहा है। वो एक 1 ब्रोमो है प्रोपेन और एक है 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन वहीं पर ये भी देखिए नॉर्मल और आइसो हैं, लेकिन नॉर्मल आइसो होने के बाद भी इनका नेचर बदल गया। ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है या आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, लेकिन अब ये पोजीशन नहीं हो गए, ये क्या हो गए? चेन हो गए। तो मेरी तो सलाह है कि जब भी आप आईपीसी नेम करें तो हमेशा मदद लें किसकी? हमेशा मदद लें आईयूपीएसी नेम की। माने तो अच्छा, ना माने और अच्छा। तो 1 मिनट पानी पी लें, बस अभी आते हैं, ठीक है? चलिए भाई आगे चला जाए। देखिए ये किसको दबा दिया तुमने? हाँ, देखिए अब आप हम लोग आगे बढ़ा जाए। अभी आगे की बात में हम लोग आइसोमेरिस की बात कर रहे थे। देखिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान समझिएगा। आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट एल्केलाइड विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ या स्मॉलेस्ट कायरल एल्केलाइड, सबसे छोटा कायरल एल्केलाइड क्या होगा? तो आप कहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में, बात लिखिएगा स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव
कायरल, CHIRAL, कायरल एल्किल हैलाइड इज सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, और इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा RCH3 CH2 CHX CH3। ये मतलब अगर किसी भी हैलाइड की सेकेंड पोजीशन पर हम हैलोजन को लगा दें तो उसका ये अल्फ़ा कार्बन जो है वो कायरल हो जाता है। देखिए चार ग्रुप डिफरेंट हैं, या कायरल क्यों हैं? इधर देखिए लगा हुआ एथिल CH2 CH3, इधर लगा हुआ मेथिल CH3, इधर लगा हुआ H, और इधर लगा हैलोजन। चार ग्रुप डिफरेंट है, मान लिया हैलाइड ये कायरल है। लेकिन सबसे छोटा होगा वो 4 कार्बन का। अब 4 कार्बन से बढ़ाते जाएंगे तो बड़ा बनता जाएगा, लेकिन पूछा जाए स्मॉलेस्ट जो होगा सबसे छोटा कायरल की हैलाइड क्या होता है? कहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CHBr CH3, सो आप बोल सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन IUPAC नेम। और चूंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन इसका सेकेंडरी है तो इसको एक नाम और दे सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और है, क्वेश्चन और आपके आता है। जैसे आप क्या करेंगे, वो आपको जनरल फार्मूला दे देंगे और जनरल फार्मूला देकर आपसे पूछेंगे इसमें कितने आइसोमर संभव हैं, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो कैसे किया जाएगा ये थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन लिखिएगा हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें स्टीरियो शामिल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल को निकाल रहे हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल या आर ऑब्टेन्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे पहला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको C3H7Cl। अब देखिए जब आपने 11th में IUPAC पढ़ा हुआ तो आपको कुछ एल्किल ग्रुप बताए गए होंगे, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और इनके अरेंजमेंट बताए गए होंगे कि हर ग्रुप को कितने प्रकार से, कितने टाइप का लिखा जा सकता है। मेथिल को हम केवल मेथिल लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, उसका कोई और फॉर्म नहीं होता। एथिल को भी हम केवल एथिल लिखते हैं, उसका और कोई फॉर्म नहीं होता। लेकिन प्रोपिल के 2 फॉर्म होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो कहीं पर अगर प्रोपिल ग्रुप है तो उसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल के 4 फॉर्म होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 फॉर्म होंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। पेंटाइल के 8 फॉर्म होते हैं, 8 फॉर्म होते हैं, जिनमें 5 को हम कॉमन नेम दे सकते हैं। रिमेनिंग 3 के कॉमन नेम नहीं होते, IUPAC नेम होते हैं, लेकिन होते टोटल 8 हैं। 5 जिनको हम कॉमन नेम दे सकते हैं वो क्या क्या होते हैं? नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल और नियोपेंटाइल। ये तो 5 हो गए, 3 और होंगे। तो अभी हम उस सब की बात नहीं कर रहे हैं। ये ग्रुप आपको अगर पढ़ने हैं तो हम जो IUPAC पढ़ाएंगे 11th में, उसमें आप देख सकते हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा, आपका बुक्स में, आपकी कॉपी में होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आप उसको वहाँ से रिवाइज़ करिएगा। तो इधर जी प्रोपाइल के 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स। कौन कौन से देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला है नॉर्मल प्रोपाइल, जिसमें तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, दिस इज N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, दूसरा होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CH3 CH3 CHCl, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो प्रोपाइल कितने फॉर्म हो गए, कितने स्ट्रक्चर, कितने आइसोमर्स संभव होंगे? 2। अगर केवल इतना पूछ रहा है कि प्रोपाइल कितने आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, और उसमें 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन दिया तो 2 सही हो जाएगा।
या करके बना के दिखाइए, एग्जाम में कह रहा तो आप ये दोनों बना के दिखा दीजिए, नाम कर दीजिए, कॉमन नेम करिए, चाहे तो IPSC नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा की बात करें, सेकंड की बात करें आपसे। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है C4H9, चलो यहाँ Br कर देते हैं। हेलोजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर जी, हेलोजन चाहे आप Br रखें, चाहे आप क्लोरीन रखें, चाहे आयोडीन रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास C4H9Br है। मैंने अभी बताया था कि ब्यूटाइल के अरेंजमेंट कितने होते हैं। मैंने कहा था ब्यूटाइल के 4 अरेंजमेंट्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स बनेंगे, 4 आइसोमर्स बनेंगे, और ये हमको बनाने भी आने चाहिए, हमको याद होनी चाहिए। सबसे पहला बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा बनेगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लें हम लोग। CH3 CH3 CH2Br, दिस इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक। तीसरा बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और चौथा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ब्यूटाइल एलिमेंट कितने होंगे? 4 आइसोमर्स बनेंगे, चारों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। अभी मैं स्टीरियो की बात इसमें हम नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ब्यूटाइल ब्रोमाइड के उस आइसोमर का नाम बताइए जो कायरल भी होता है, ऑप्टिकल एक्टिव भी होता है। क्वेश्चन आया था AMU में, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द IPSC नेम ऑफ कायरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कायरल आइसोमर्स का IPSC नेम बताइए। तो बताइए इन 4 आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर आपको कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ये कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव है, मैंने बताया था ये सेकेंडरी है, और इसके 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3rd। अब आइए एक और देखिए, C5H11Br पेंटाइल ब्रोमाइड। कहेगा हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम पेंटाइल ब्रोमाइड। पेंटाइल ब्रोमाइड के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे? तो आपको मैंने बताया पेंटाइल के 8 अरेंजमेंट्स होते हैं, 8 आइसोमर्स बनेंगे, जिससे 5 को आप कॉमन नेम दे सकते हैं, नॉर्मल पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल और नियो पेंटाइल। 3 और बनेंगे जिनको आप कॉमन नेम नहीं दे पाएंगे, IPSC दे पाएंगे, हमको वहाँ सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम 5 पहले वाले आपको बना के दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें रिएक्शंस में पड़ सकती है, ठीक है। तो हम लोग ज़रा बात करते हैं उन 5 की। सबसे पहला देखिए, फर्स्ट पहला है CH3 CH2 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 CH2Br। This is normal pentyl bromide। दूसरा हमारे पास है CH3 CH3 CH2Br। This is isopentyl ब्रोमाइड। तीसरा है CH3
CH2 CH2 CH Br CH3. This is secondary पेंटाइल ब्रोमाइड. चौथा है CH3 CH2 CH3 CH3 Br. This is tertiary पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड. और इसके अलावा एक और बनेगा, उसको ऊपर बना दे रहे हैं, वो होगा नियो. तो जो पांचवा जिसको हम कॉमन नेम दे सकते हैं वो नियो स्केलेटन है, और वो बनेगा CH3 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 CH2 Br. दिस इज नियो पेंटाइल ब्रोमाइड. नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड नियो, 5 ये हो गए, और 3 और बनेंगे प्लस 3 मोर आइसोमर्स. माने टोटल कितने हो गए? 8 आइसोमर्स. माने इन टोटल में आप 3 और जोड़ दीजिए, वो 3 को बनाने की ज़रूरत नहीं है. याद रखिए, हम आपको जहाँ की अगर आवश्यकता होगी तो हम बताएंगे, लेकिन ये याद होना ज़रूरी है कि जो पेंटाइल के जो 5 ये हैं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी और नियो, ये बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आना चाहिए और याद भी होने चाहिए. तो बताइए सर जी, प्रोपाइल हैलाइड के कितने आइसोमर बनेंगे? तो आप कहेंगे 2. कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा हमारा आइसोप्रोपाइल. फिर ब्यूटाइल कितने बनेंगे? 4. कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, दूसरा आइसोब्यूटाइल, तीसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल, चौथा टर्शियरी ब्यूटाइल. पेंटाइल कितने बनेंगे? पेंटाइल के बनेंगे हमारे कितने? 8. 5 में हम 5 को हम कॉमन नेम दे सकते हैं और स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं. कौन कौन से? नॉर्मल पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल और नियो पेंटाइल. 3 और बनेंगे. ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है एल्की हैलाइड्स का. अब इसके बाद से स्टार्ट होता है इसका प्रिपरेशन. तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम सोच रहे हैं कि आप इतना पहले जो आज पढ़ा है आपने, इसको पूरा रिवाइज़ करें आप कायदे से. और प्रिपरेशन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल फ्रेश मूड से स्टार्ट करें. और थोड़ा सा आपको एक सलाह देंगे, थोड़ा आप चीज़ें रिवाइज़ करके आइए. आपने चूँकि पढ़ी हुई हैं, इसलिए मुझे समझाने में आसानी रहेगी, और कुछ अगर हम अच्छा क्वेश्चन कराना चाहेंगे तो हम कम समय में आपको समझा पाएंगे. तो आपने जब 11th क्लास के जो नोट्स हों, उन 11th क्लास के नोट्स में पहला तो आप एल्केन चैप्टर खोलिएगा, और एल्केन चैप्टर में जो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उनमें आप पढ़िएगा एल्केन का हैलोजनेशन. ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है एल्की हैलाइड का. तो पूरा जो आपको एल्केन का हैलोजनेशन आपके सर ने पढ़ाया था पिछले साल, उसको पूरा रिवाइज़ करिएगा. दूसरा रिएक्शन आप रिवाइज़ करिएगा जिसकी हम बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. आप एल्कीन चैप्टर खोलिएगा. एल्कीन आपने 11 में पढ़ा हुआ है. एल्कीन चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ में आप उसमें पढ़िएगा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन एल्कीन. क्या बताया? एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन एल्कीन. तो अगर आप ये दोनों चीज़ें 11 के नोट से रिवाइज़ करके बैठेंगे, या आपका जो बुक्स आप 11 में थी उससे आप पढ़ के बैठेंगे, तो मुझे इनको दोबारा बताने में कम समय लगेगा और आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा. ठीक है, इसलिए आज को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. आप इनको रिवाइज़ करिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पर आपसे मिलेंगे और आगे की बात की जाएगी. ठीक है, चला जाए. नमस्कार.